नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली। ये क्लास और ये यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारासर राजनीति विज्ञान के ऐसे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं या अपने अपने स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर जिसको पीजीटी आप बोलते हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं, या अगर आप आईएएस मेंस में राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के साथ आईएएस दे रहे हैं तो आईएएस मेंस के एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग तो हम नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं के लिए पढ़ाना है। लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये हमारी क्लासेज आपको उतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, भले ही आप आईएएस दे रहे हैं, आईएएस मेंस दे रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान में डेप्थ में अपने कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारासर सब्सक्राइब करें। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारा चल रहा है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और इनमें हमारा आज का जो टॉपिक है निकोलो मैकियावेली। इसका कालक्रम है 1469 से 1527। ठीक है जी। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं किसी भी टॉपिक के। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य आते हैं, कोई कोटेशन होती हैं, कोई बुक्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रटने की होती हैं, और एक उसके अंतर्गत कंसेप्ट या समझने का मुद्दा बहुत आता है। तो जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, समझ आप विकसित नहीं करोगे, तब तक परीक्षा को क्रैक करना संभव नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रटने का नहीं है। तो जैसे अगर आप मान लो मैकियावेली को पढ़ते हैं तो मैकियावेली में ढेरों सारी कोटेशन, कोई उसको शैतान बोल रहा है, कोई उसको अच्छा विचारक बोल रहा है, कोई उसको जीनियस बोल रहा है, कोई उसको मेल, कुछ भी अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ उसने किताबें लिखी हैं, कोई आधुनिक विचारक उसके बारे में अलग अलग तरीके की कोटेशन दे रहा है। तो कम से कम 100 से 150 फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले मैं किसी विचारक के विचार और वो कहना क्या चाहता है, वो किस प्रकार के विचार प्रेजेंट करता है, वो उनको मैं समझा देता हूँ। इसके बाद आप उस विचारक की आत्मा पकड़ लोगे, मतलब उसकी नब्ज पकड़ लोगे कि ये आदमी ये चीज कहना चाह रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर उसके फैक्ट जो होते हैं उनको रटना कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो आज की हमारी क्लास मैकियावेली के विभिन्न राजनीतिक जो विचार हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करने पर आधारित है। फैक्ट को मैं आपको अगली जो क्लास आएगी ना, कल की या परसों की, उसमें फिर मैं आपको लाइन टू लाइन लिखा दूंगा। पहले आप समझो कि मैकियावेली असल में कहना क्या चाह रहा है। तो मैकियावेली को समझते हैं। मैकियावेली इटली का रहने वाला था, और इटली में कहां का रहने वाला था, फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था। देखो मैकियावेली का जन्म 1469 में हो रहा है और 1527 तक है इसका कालक्रम। तो इस पे एक सवाल बनता है कि वह कौन सा विचारक है जिसका जन्म तो मध्यकाल में हुआ लेकिन वह प्रथम आधुनिक विचारक कहलाता है, या मतलब अपनी पुस्तकें लिखी उसने आधुनिक काल में। तो मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, प्राचीन काल क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए आप। यहां पे गौर करिए, स्टार्टिंग से लेके 500 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्राचीन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ठीक है। 500 से 1500 ईस्वी का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, मध्यकाल, मोटा मोटा सा। और 1500 से बाद का जो समय है, प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, उसको आधुनिक काल बोलते हैं, आधुनिक काल। ठीक है। तो ये जो मध्यकाल है ना, यूनानी जो रचनाएं थी वो प्राचीन काल में थी। ठीक है। मध्यकाल 500 से 1500 ईस्वी तक का जो समय है इसको अंधकार का युग बोला जाता है। इस समय पर धर्म की सत्ता ज्यादा उठ गई थी, चर्च की सत्ता ज्यादा उठ गई थी, राजा की सत्ता डाउन हो गई थी। तो जब धर्म की सत्ता उठेगी तो विवेकवाद, तर्कवाद व मानववाद बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। विवेकवाद, तर्कवाद, मानववाद ये नहीं चलेगा, फिर तो अंध आस्थावाद, धार्मिक रूढ़िवाद ये ज्यादा चलेंगे। तो जब तर्कवाद, विवेकवाद, विज्ञानवाद ये डाउन होगा तो नई नई खोजें और नए नए आविष्कार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं? नहीं होंगे। जब धर्म की सत्ता हावी है तो पाकिस्तान के केमिस्ट्री किताबों में क्या लिखा होगा कि जब 2 जमा हाइड्रोजन और 1 जमा ऑक्सीजन मिलता है तो अल्लाह ताला के रहमो करम से 1 जमा पानी बनता है।
कि जहां साइंस में भी धर्म को मिक्स कर दिया। तो जब धर्म की सत्ता उठती है तो तर्कवाद और विवेकवाद डाउन होता है। जब तर्कवाद और विवेकवाद डाउन होता है तो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार और कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, क्यों? धर्म हावी हो जाएगा, रूढ़िवाद हावी हो जाएगा, मानववाद डाउन हो जाएगा, तर्कवाद डाउन हो जाएगा, विज्ञानवाद डाउन हो जाएगा। तो मध्यकाल को यह माना जाता है कि यह अंधकार का युग था। ये गेट बंद करो। मध्यकाल को क्या बोला जाता है? अंधकार का युग था। अंधकार का मतलब यह नहीं है कि मध्यकाल में उजाला नहीं होता था, लाइट नहीं आती थी, दिए भी नहीं जलते थे, ऐसा नहीं है। अंधकार का मतलब यह है कि ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया था, ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया था और धार्मिक रूढ़िवाद हावी हो गया था। तो यह समझ में आ गया मध्यकाल। अच्छा, अब आधुनिक काल कैसे आया? पुनर्जागरण आंदोलन हुए 13वीं सदी में और 14वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण का मतलब यह है कि पुरानी यूनानी रचनाओं में जो मानववाद है उसको दोबारा से लाया गया। तर्कवाद, विवेकवाद, मानववाद दोबारा से आया। धर्म सुधार का मतलब यह है जो धार्मिक रूढ़िवादता है या धार्मिक जो अंधता है उसको खत्म करके धार्मिक लोकतांत्रिकरण किया गया। धर्म में आस्था का स्थान कम हुआ और तर्क और विवेक का स्थान बढ़ा। तो जब धर्म सुधार हो जाएगा, पुनर्जागरण हो जाएगा, तो नए ज्ञान को मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? धार्मिक रूढ़ियां कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? और जब नए ज्ञान को मान्यता मिलेगी तो तर्कवाद, विवेकवाद बढ़ेगा, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, कल कारखाने बनेंगे, यंत्रीकरण होगा, औद्योगिकीकरण का विकास होगा, वाणिज्य का विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी से आधुनिक काल की एंट्री हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, अब यहां पे गौर करिए, मैकियावेली का जन्म कब हो रहा है? 1469 में। तो 1469 मध्यकाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैकियावेली जो अपनी रचनाएं लिख रहा है वो 1500 के बाद में लिख रहा है। तो 1500 के बाद का समय किस में आ रहा है? आधुनिक काल में। तो यही सवाल बन गया कि वह कौन सा विचारक है जिसका जन्म तो मध्यकाल में हुआ है लेकिन उसने अपनी रचनाएं लिखी हैं आधुनिक काल में? क्या उत्तर आएगा भाई? मैकियावेली। एक तो सिंपल सवाल ये गया। अच्छा साहब, मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था, जो इटली का एक नगर है। कहाँ का ये? फ्लोरेंस। अच्छा साहब, अब मैकियावेली को समझो। अब मैकियावेली कर कहना क्या चाह रहा है? मैकियावेली की मुख्य समस्या महान रोमन साम्राज्य के उसी पुराने वैभव को प्राप्त करने की है जो पुराने टाइम पे था। इटली महान रोमन साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था, महान रोमन साम्राज्य का, लेकिन बाद में वह रोमन साम्राज्य टूट गया, मध्यकाल में टूट गया और वहां पर सामंतों की सत्ताएं आ गई। केंद्रीय सत्ता जो राजा की सत्ता थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। और इटली का खुद का भी 5 प्रांतों में विभाजन हो गया कि मैकियावेली इटली का एकीकरण करके उसको उतना ही सशक्त और शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है जितना कि पुराने टाइम पे रोमन साम्राज्य के टाइम पे था। ये चाहता है मैकियावेली। इटली का नागरिक है, इटली 5 प्रांतों में विभक्त है जो आपस में लड़ रहे हैं, बाहर के राज्य उन राज्यों पर अटैक कर रहे हैं और मैकियावेली देख के परेशान हो रहा है। तो मैकियावेली क्या चाह रहा है कि काश हमारा रोमन साम्राज्य वाला जो वैभव था ना, जो पुराने टाइम पे था, वो दोबारा स्थापित हो जाए। ये कहना चाह रहा है मैकियावेली। तो मैकियावेली की समस्या क्या है कि इटली 5 प्रांतों में विभक्त है। वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, क्या? नेपल्स और रोमन कैथोलिक चर्च। पांच प्रांतों में विभक्त है भाई इटली। अब मैकियावेली की प्रॉब्लम क्या है? ये जो लाइन है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु, किसने कही है? डनिंग ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी विचारक के विचार कैसे हैं इस बात पर उसके समय की परिस्थितियों का असर पड़ता है। जैसे मैकियावेली कहता है कि एक ऐसा निरंकुश राजा स्थापित होना चाहिए जो बलपूर्वक इन 5 राज्यों का एकीकरण करके इटली को सशक्त और मजबूत बना दे और वही वैभव प्राप्त करवा दे जो महान रोमन साम्राज्य के समय पर था, और जो तलवार के दम पे सारी आंतरिक और बाह्य सारी बाधाओं को सॉल्व कर दे।
ठीक है, निरंकुश हो, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं हो किसी भी प्रकार की, और तरह तरह की शक्तियां उसको दी, हम आगे पढ़ेंगे। तो आप विचार कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति विचार करेगा कि मैकियावेली ने इतनी निरंकुश शासक का विचार कैसे दिया। तो इसका कारण ये था कि मैकियावेली के समय पर उसके समय की परिस्थितियों का उसके चिंतन पर या उसके विचारों पर प्रभाव पड़ा था। हर विचारक यूं तो अपने युग का शिशु होता है। अपने युग का शिशु का मतलब ये है, यूं ना है कि हर विचारक पहले बच्चा छोटा पैदा हुए, वो बाहरी बात नहीं है। अपने युग के शिशु का मतलब यहाँ ये है कि हर विचारक के विचारों पर उसके युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, इसको अपने युग का शिशु बोलते हैं। तो मैकियावेली के विचारों पर भी उसके समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। तो कौन कौन सी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था? मैकियावेली चाहता क्या है कि इटली का एकीकरण करना, इटली को इतना सशक्त बनाना जितना कि वो महान रोमन साम्राज्य के समय पर होता था। अब इसको सशक्त बनाने के लिए मैकियावेली क्या विचार देता है? मैकियावेली एक निरंकुश राजा का विचार देता है कि काश कोई ऐसा निरंकुश राजा आए जो बलपूर्वक इटली के सारे राज्यों में एकीकरण स्थापित कर दे और इटली को मजबूत और शक्तिशाली बना दे, विश्व की सत्ता का केंद्र बना दे। तो ऐसा मैकियावेली क्यों कर रहा है? ऐसे विचार क्यों दे रहा है? अपने युग का शिशु वो क्यों हो रहा है? तो उसके समय की घटनाओं पर आप गौर करें। जिस समय मैकियावेली लिख रहा है 1500 के आसपास, 1513 में उसकी पुस्तक आई थी द प्रिंस। कौन सी पुस्तक आई थी भाई? 1513 द प्रिंस। इसका बाद में जो प्रकाशन हुआ है ना वो 1532 में हुआ है। तो कई किताबों में तो 1532 लिखी मिलेगी, कई में 1513 लिखी मिलेगी। तो आप 1513 को ही फोकस करो, क्यों? प्रिंस का मतलब 1513 है। तो मध्यकाल में पैदा हुआ और किताब कब लिख रहा है? आधुनिक काल में। 1500 के बाद कौन सा काल है? आधुनिक काल। इसमें मैकियावेली कह रहा है कि निरंकुश राजतंत्र का निर्माण होना चाहिए। किसकी सत्ता दे रहा है वो? निरंकुश राजतंत्र, मतलब एक ऐसा निरंकुश राजा पैदा हो जो इटली का बलपूर्वक एकीकरण कर दे और सारी आंतरिक और बाह्य बाधाओं को क्या कर दे? समाप्त कर दे। तो मैकियावेली ऐसा क्यों कह रहा है? अपने युग की कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैकियावेली का चिंतन इस प्रकार का हुआ? तो मैकियावेली जब लिख रहा है मतलब 1500 सदी के आसपास लिख रहा है। उस समय पर पूरे इटली और यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव पूरे इटली और यूरोप में चल रहा था। राष्ट्र राज्यों का निर्माण चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र राज्यों का निर्माण चल रहा था तो अपने अपने देश को शक्तिशाली करने की प्रक्रिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी? चल रही थी। मध्य युग खत्म हो रहा था, आधुनिक युग आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आधुनिक युग जब आ रहा था तो विवेकवाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? धार्मिक रूढ़ियां, धार्मिक आडंबर खत्म हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपन को। तो एक तो मैकियावेली के चिंतन पर उस समय के इटली और यूरोप में होने वाले परिवर्तनों का असर हो रहा था। वो परिवर्तन विज्ञानवाद की ओर बढ़ रहे थे, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली करने के लिए बढ़ रहे थे। तो मैकियावेली भी चाहेगा कि अपना राष्ट्र शक्तिशाली हो, ठीक है। फिर मैकियावेली क्या चाहता था कि इटली का वही वैभव प्राप्त हो जाए जो कि महान रोमन साम्राज्य के समय पर था। तो वो कब प्राप्त होगा? जब इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो मैकियावेली की मुख्य समस्या क्या है कि इटली 5 प्रांतों में विभक्त है, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, नेपल्स और रोमन कैथोलिक चर्च, ये आपस में लड़ रहे हैं। और इनके अलावा कुछ पड़ोसी राज्य, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, ये इन पर अटैक कर रहे हैं। तो मैकियावेली देख के बड़े परेशान है कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के इन विभाजित 5 प्रांतों पर अटैक कर रहे हैं और आपस में ये प्रांत लड़ रहे हैं। तो मैकियावेली के समय ये प्रतीत हुआ मैकियावेली को कि इटली के एकीकरण में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं हैं? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की बाधाएं हैं। आंतरिक बाधा को वह सबसे बड़ी बाधा मानता है। आंतरिक या सबसे बड़ी बाधा कौन सी है जो इटली का एकीकरण नहीं होने दे रही? चर्च। चर्च अपने खुद के हितों के लिए इटली के इन प्रांतों का एकीकरण नहीं होने दे रहा। यह तो सबसे बड़ी बाधा है, आंतरिक बाधा है। और बाह्य बाधा में स्पेन और फ्रांस है जो इटली पर लगातार अटैक कर रहे हैं। ये विभाजित इटली में ही अपना हित देख रहे हैं कि बढ़िया ये 5 प्रांतों में विभाजित होगा तो हमारे लिए खतरा नहीं होगा। तो एक
इटली के एकीकरण नहीं हो पा रहा था। मैकियावेली क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए और इटली मजबूत हो जाए। तो एकीकरण करने के लिए कौन चाहिए? एक शक्तिशाली शासक चाहिए। इसलिए वह शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की कल्पना करता है अपनी पुस्तक में कि काश कोई राजा ऐसा आ जाए जो बलपूर्वक इटली का एकीकरण कर दे, वो आंतरिक बाधा को भी सॉल्व कर दे और बाह्य बाधाओं को भी सॉल्व कर दे और इटली को उतना ही शक्तिशाली बना दे जितना कि वो महान रोमन साम्राज्य के टाइम पे था। तीसरा पॉइंट, कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, इनमें निरंकुश राजतंत्र मतलब राष्ट्र राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी और इन देशों के अंतर्गत शक्तिशाली ये देश हो चुके थे और राष्ट्र राज्य व्यवस्था इसमें अस्तित्व में आ चुकी थी। तो मैकियावेली भी चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही एक शक्तिशाली राजतंत्र बने जो राष्ट्रवाद के आधार पर अपने देश का एकीकरण कर दे और उसको उतना ही शक्तिशाली बना दे। मैकियावेली देखता है कि इन देशों में शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ है और राष्ट्र राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी है, इसलिए ये देश शक्तिशाली हो गए, तो हमारा देश भी ऐसा ही शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, मध्यकाल का अवसान हो रहा था और आधुनिक काल की उत्थान हो रहा था। तो मध्यकाल जब खत्म होगा और आधुनिक काल आएगा, तो आधुनिक काल कैसे आएगा? तर्कवाद, विवेकवाद, विज्ञानवाद आदि आएगा। कौन कौन से आंदोलन के कारण? पुनर्जागरण आंदोलनों के कारण, धर्म सुधार आंदोलनों के कारण। और पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र रहा था इटली, समझ गए? तो जब तर्कवाद, विवेकवाद, विज्ञानवाद आएगा तो नए नए आविष्कार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और जब नए नए आविष्कार होंगे तो कल कारखाने, यंत्रीकरण, मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तभी तो इसको आधुनिक काल बोलते हैं, बढ़ेगा। तो व्यापार और वाणिज्य में संपन्न एक व्यापारी वर्ग का उदय होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये जो व्यापार और वाणिज्य में संपन्न जो व्यापारी वर्ग है, ये खुद चाहता था कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए इटली में। क्यों? क्यों कोई भी व्यापारी, जैसे इंग्लैंड का अगर व्यापार दूसरे देशों में फैला तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था इंग्लैंड की मजबूत शासन व्यवस्था। बैक सपोर्ट मिलता है अपने देश से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं पे। इसलिए हर देश का व्यापारी जब दूसरे देश में व्यापार करता है तो वो चाहता है कि उसका देश एक शक्तिशाली शासक के हाथ में रहे। बहुत सारे भारत के व्यापारी चाहते हैं कि देश में, भारत में मोदी का मतलब मेरा मतलब कोई भी व्यक्ति एक शक्तिशाली शासक रहे, क्योंकि अगर उनको दूसरे देश में प्रॉब्लम आ जाती है तो शक्तिशाली सरकार ही उनकी सुरक्षा करती है। तो इटली में भी ऐसे ही एक आधुनिक काल आने के कारण एक नव धनाढ्य व्यापारी वर्ग का उदय हो चुका था और वह खुद जो व्यापारी वर्ग था वह क्या चाहता था? इटली का एकीकरण चाहता था। ये चर्च से परेशान हो गए थे व्यापारी, क्यों? चर्च कहता था सूद नहीं लेना चाहिए, पार्टी कल्चर नहीं करना चाहिए। अब जिस पर नया नया पैसा आएगा तो वो तो पैसे से पैसा भी कमाएगा, पार्टी भी कल्चर करेगा, लग्जरी जीवन भी जिएगा। और वहाँ पोप मना कर रहा है, तो ये पोप से टेंशन ले गए। ये सोच रहे हैं कि यार एक केंद्रीय मजबूत राजा हो जो हमारे लिए व्यापार में सुगमता करे दूसरी जगह पे। तो ये भी चाह रहे थे कि मजबूत केंद्रीय सत्ता हो। इन सब कारणों से मैकियावेली इस प्रकार का विचार देता है। ठीक है, फिर मैकियावेली एक चीज और कहता है कि मैकियावेली ने 14 साल तक राजनयिक का मतलब कूटनीतिक या डिप्लोमेट, चौदह वर्ष तक विभिन्न देशों में राजनयिक या डिप्लोमेट का कार्य किया था। वह एक तरीके से विदेशों में राजदूत के रूप में रहा है 14 वर्ष तक। तो उसने विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को देखा है। उन शासन व्यवस्थाओं में उसने देखा है कि कौन से प्रकार के राज्यों में कौन से प्रकार के शासक होने से वो राज्य शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जब इतना अनुभव मैकियावेली ने कर लिया, तो जब मैकियावेली अपना बाद में वर्णन करेगा राजा कैसा होना चाहिए, तो उसका ये राजनयिक का अनुभव काम आएगा कि नहीं आएगा? भाई मैकियावेली को 14 साल राजनयिक का अनुभव करने के बाद ये पता चल गया कि किस प्रकार का राजा होने से राज्य शक्तिशाली हो जाता है। तो जब वह विश्लेषण करेगा राजा कैसा होना चाहिए, तो मैकियावेली का ये जो अनुभव है
ये रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा, राजा कैसा होना चाहिए इस बात के विश्लेषण में, तो इसका भी मैकियावेली पर असर पड़ा है, राजा कैसा होना चाहिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैकियावेली ने एक निरंकुश राजतंत्र का विचार क्यों दिया, इसमें एक पॉइंट और आया है कि जो उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया है वो किया सार्वभौमिक अहमवाद के आधार पर। यह सवाल पूछा जाता है, सार्वभौमिक अहमवाद के आधार पर मैकियावेली ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। यह क्या चीज है? सार्वभौमिक अहमवाद, इसको दो शब्दों में बांट दो, अहम और वाद। अहम का मतलब है मैं और वाद का मतलब है सिद्धांत। यह सार्वभौमिक नियम है या यूनिवर्सल लॉ है कि व्यक्ति अहम का मतलब मैं या अपने खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है। सार्वभौमिक अहमवाद का मतलब यह है कि ऐसा सिद्धांत जिसमें व्यक्ति हमेशा केवल अपना फायदा चाहता है। सार्वभौमिक अहमवाद, वाद का मतलब सिद्धांत, अहम का मतलब खुद का फायदा, और सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल लॉ है कि ये दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है कि हर व्यक्ति हर स्थिति में केवल अपना फायदा चाहता है। तो इसके आधार पर उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया है कि व्यक्ति स्वार्थी कैसा है। मानव स्वभाव का बड़ा नकारात्मक चित्रण है भाई, स्वार्थी, लालची, हमेशा अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, लालची, मक्कार, हमेशा अपना हित चाहने वाला होता है। समझ गए? जब व्यक्ति इतने लेवल का मक्कार है तो ऐसे व्यक्ति पर शासन करने के लिए तुम क्या सोचते हो कोई आदर्श और भला आदमी सक्सेस हो जाएगा? ना, कि व्यक्ति इतना स्वार्थी, लालची और मक्कार है जो हमेशा अपना हित चाहता है। वह भूल जाता है, वह यह नहीं भूलता कि मतलब वह यह बात तो भूल जाएगा कि उसके पिता की हत्या किसने की है, लेकिन यह बात नहीं भूलेगा कि उसका धन किसने उधार ले रखा है। तो जब व्यक्ति इतना स्वार्थी, लालची और मक्कार है तो उस पर शासन करने के लिए उससे ऊपर लेवल का मक्कार आदमी चाहिए। अगर कोई भले आदमी के हाथों में सत्ता दे दी गई तो वो व्यक्ति उसको उल्टा कर देंगे। इसलिए मैकियावेली अपने शासक को सर्वशक्तिमान, बहुत बड़े लेवल का मक्कार, धोखेबाज, कपटी, सारे प्रकार की छूट देता है उसको। लेकिन ये सारे प्रकार की छूट सिर्फ राज्य के हित में देता है, ये ध्यान रख लेना। मैकियावेली का शासक अवसरवादी है, मक्कार है, शक्तिशाली है, संधि करता है, राज्य का हित का ये तो संधि तोड़ भी देता है। किसी भी व्यक्ति को लूट सकता है, मार सकता है, संपत्ति का भरण कर सकता है, लेकिन केवल राज्य हित में। ये चीज ध्यान रख लेना। मैकियावेली का चिंतन खाली इस चीज पर टिका हुआ है कि राज्य हित में वह अपने शासक को सारे प्रकार के अधिकार देता है। क्या उसका शासक अपने व्यक्तिगत हित में या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्य हित में उसका शासक ये सारी चीज कर सकता है, व्यक्तिगत हित में अपने स्वार्थ में नहीं कर सकता। इसलिए मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक में एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बन जाता है। सारी सत्ता उसके हाथ में है, पोप की सत्ता डाउन, धर्म की सत्ता डाउन, राजा की सत्ता सबसे ऊपर। निपट यथार्थवादी। मैकियावेली ने राजनीति कैसे दी है? यथार्थवादी। इसलिए मैकियावेली ने कहा है कि मैंने राजनीति का नया मार्ग ढूंढ लिया है, और नया मार्ग ढूंढने के कारण ही मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, आधुनिक राजनीति का पिता, नई राजनीति का पिता, नई राजनीति का पिता, तथ्यपरक राजनीति का पिता, तथ्यपरक राजनीति का पिता या यथार्थवादी राजनीति का पिता, कुछ भी सवाल आएगा, इन सारे प्रकार की राजनीति का पिता माना जाता है। मैकियावेली की राजनीति में यद्यपि राजनीति को आचार शास्त्र व नीति शास्त्र से पृथक अरस्तु ने किया है सबसे पहले, लेकिन उसने पूर्ण पृथक्करण नहीं किया। ये चीज हम तुमको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। लेकिन मैकियावेली ने राजनीति का आचार शास्त्र व नीति शास्त्र से कैसा कर दिया? पूर्ण पृथक्करण कर दिया।
तो मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन पर, कौन से राजनीतिक चिंतन पर, कि वह अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत एक निरंकुश राजतंत्र का विचार देता है, उस राजा को सारी प्रकार की शक्ति देता है, राजा के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, राजा के ऊपर कोई कानून नहीं है, धर्म की सत्ता भी राजा की सत्ता के नीचे आ जाती है, चर्च या पोप को भी राजा के नीचे डाउन कर देता है वो। तो अब सवाल आया कि ऐसा मैकियावेली के जीवन में क्या था कि उसने इस प्रकार का विचार दिया। तो मैकियावेली के जीवन में सारे प्रकार की परिस्थितियां थी, उनके कारण वह एक शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तो डनिंग कहता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये बात समझ में आ गई। इन घटनाओं को उसके चिंतन पर असर पड़ा था। ठीक है, पुराने टाइम में जब RAS मेंस और IAS मेंस की, IAS मेंस में तो अभी भी सब्जेक्ट आ रहा है, ये सवाल आता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु 200 शब्दों में लिखी है, 250 शब्दों में लिखी है, उस तरीके से। ठीक है, चलो आज इतना ही बहुत है, बाकी आप कल करेंगे अगली क्लास में। कर दो ऑफ।